तो हेलो गाइस, 24 सितंबर प्रारंभ बैच 2028 मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है। और चलिए आइए आज की क्लास को रिवाइज करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पर पहाड़िया समुदाय के लोग रहते हैं। संथाल समुदाय को लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। संथाल और पहाड़िया समुदाय के बीच विद्रोह हो जाता है, संघर्ष होता है और इसी बीच जो अंग्रेज हैं वो कर को बढ़ा देते हैं और संथाल जो समुदाय के लोग हैं उनका और अंग्रेजों के बीच जो है वो संघर्ष जो है वो आरंभ हो जाता है। इसके बाद इस बीच ये देखा जाता है कि जो संथाल समुदाय के लोग होते हैं वो थोड़े भारी रहते हैं और अंग्रेजों ने क्या किया, लास्ट में अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज संथाल परगना नाम की एक क्षेत्र भूमि जो है वो संथाल समुदाय के लोगों को दे देते हैं। इसके बाद आज की क्लास को अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की क्लास थोड़ी बोरिंग रहती है। मतलब कुछ खास विद्रोह नहीं, लास्ट में हम लोग को बस एक विद्रोह बताया गया, बिरसा मुंडा विद्रोह। और इसके पहले हम लोगों को बस ये चीज़ें बताई गई कि जो जनजातियां हैं उन पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा। और उसके भी पहले हम लोगों ने देखा जो इनकी कुछ समस्याएं थी उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि उस समय मतलब कि राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उस समय के जो विद्रोह हुआ था उस समय के आसपास के समय में वहाँ की और जो जनजातियाँ थीं, बहुत सारी जनजातियाँ थी, जैसे कि बस्तर, वर्ली, मुंडा जनजाति, कोल, संथाल जनजाति के लोग, बहुत सारे जनजाति के लोग थे। और अगर आप उठाते हो स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम में आपको देखने को मिलता है कि भैया मतलब पूरी कहानी ही एकदम चेंज हुई पड़ी है। बहुत सारे विद्रोह हुए हमारे इतिहास में। आप यहाँ पर देखोगे ताना भगत आंदोलन, किसान आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह, मारिया विद्रोह और सफा होर विद्रोह। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे विद्रोह यहाँ पर हुए हैं और हम लोग को अभी एडवांस में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब देखने लायक रहेगा कि एडवांस का तैयारी हम लोग का कैसा होता है। खैर, तो इन विद्रोह को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आइए जानते हैं जनजातियों की समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें झूम कृषकों की स्थिति को, क्योंकि देखो भाई जनजातियों के अंदर बहुत सारे लोग आते थे। कुछ होते थे जो झूम कृषि करते थे, कुछ होते थे जो शिकारी थे, कुछ होते थे जो संग्राहक थे यानी कि फल और अनाज का संग्रह कर अपना जीवन पोषण करते थे, कुछ थे जो पशुपालक थे और कुछ स्थायी कृषक थे। तो इन जो टॉप के जो लोग हैं इनके बारे में आज हम लोग को बताया जाता है। तो झूम कृषकों की स्थिति को सबसे पहले जाना जाए तो झूम कृषकों की स्थिति उस समय कुछ इस प्रकार से थी कि झूम कृषक जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाते थे। कृषि के उपरांत नवीन भूमि की खोज में निकल जाते थे। अभी इनकी समस्या के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बस यहाँ पर इनकी स्थिति को बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग केवल स्थिति की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात हम लोग करेंगे इसमें। प्रभाव ही समस्याएं हैं। ठीक है, शिकारियों और संग्राहकों की वहाँ पर उस समय पर क्या स्थिति रहती थी? तो शिकारी जो और फल अनाज कुछ शिकार करते थे, शिकारी जो है वो शिकार करते थे और संग्राहक जो है वो फल और अनाज का संग्रह करते थे। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म आ गया भैया। उड़ीसा में खोड़ व मध्य भारत में बैगा जनजाति जंगलों पर निर्भर थे। साहूकारों ने ब्याज पर ऋण देकर ऋण जाल में इन लोगों को फंसाया। और ठीक है, और इसके बाद एक और टर्म हम लोग को मिलता है कि ये वस्तु विनिमय भी किया करते थे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। अब वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रकार से किया करते थे इसको पढ़ने के लिए तो हम लोग को एडवांस में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया वस्तु विनिमय क्या है। ठीक है, तो ये तो छोटे मोटे नोट्स वगैरह हैं। ठीक, इसके बाद जानते हैं पशुपालकों की उस समय क्या स्थिति थी। तो पशुपालकों की स्थिति की बात करें तो कुछ भेड़ बकरी चराते थे। इसके अंतर्गत वन गुजर, लबादी, गद्दी और बकरवाल जनजाति शामिल थे पशुपालकों में। इतनी सारी जनजातियाँ, सोचो इतनी जनजातियाँ इधर, इतनी जनजातियाँ इधर। अभी और हम लोग को एडवांस में पढ़ना है, मतलब बहुत सारी जनजातियाँ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद स्थायी कृषकों की स्थिति। एक तो थे स्थायी कृषक और एक थे झूम कृषक, है ना। झूम कृषक झूम के कृषि करते थे, स्थायी कृषक एक ही जगह स्थायी रूप से कृषि करते थे, एक भूमि पर कृषि किया कर दिया, कृषि किया कर दिया। ठीक है, स्थायी कृषकों की स्थिति उस समय की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी तक स्थायी कृषि जो है ये किसान करने लगे। जमीन पर अधिकार जमाना इनका शुरू हो गया।
कुल अथवा परिवार के माध्यम से ये लोग कृषि करते थे, कृषि करना आरंभ कर दिया ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद अंग्रेजों ने गोंड व संथाल जनजाति के लोगों को सभ्य माना। ये भी एक टर्म हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद जनजातियों और आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी मुखियाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, कि मुखिया जनजाति के नेतृत्व करता थे। इनके पास आर्थिक व प्रशासनिक अधिकार था। अंग्रेजों के बाद इनका भूमि अधिकार तो बना रहा, परंतु इनके प्रशासनिक अधिकार छिन गए। तो भैया जो आदिवासी हुआ करते थे, उनके मुखिया हुआ करते थे, वो मुखिया ही यहाँ पर आर्थिक, प्रशासनिक और जो भी चीज़ें छोटे मोटे विवाद वगैरह हैं सुलझाया करते थे। परंतु जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं कि इनका प्रशासनिक अधिकार छीन लेते हैं, बस इनको भूमि का अधिकार इनको दिए रहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है घुमंतु कृषकों पर प्रभाव। जो झूम कृषि किया करते थे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो झूम कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्हें स्थायी कृषि के लिए बाध्य किया जाता है और जंगलों की भूमि अनुपजाई थी, अतः जनजातियों ने स्थायी कृषि के लिए इसको अकुशल माना। मतलब कि ये झूम कृषि ही करना इनको पसंद था, स्थायी कृषि इन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि जंगल जो है अनुपजाऊ थे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के आने के बाद इन जनजातियों में। उसके बाद एक और प्रभाव देखा, शोषणकारी वन कानून। अंग्रेजों ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित की। इस प्रकार कानूनों के माध्यम से जनजातियों का शोषण होने लगा। ठीक है भैया, अंग्रेज आए और कहें कि ये जमीन मेरा है, भागो तुम लोग यहाँ से। इस तरह से जनजातियों का शोषण हुआ। चलो भाई आगे देखते हैं, व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा। जनजातियां रेशम का उत्पादन करती थीं। यूरोप में अत्यधिक मांग के बावजूद आदिवासियों को उचित दाम नहीं मिलते थे, बिचौलिए ये सारा लाभ ले जाते थे। तो भैया व्यापार पर ही प्रभाव पड़ा। अंग्रेज आ गए, अब रेशम वगैरह का ये लोग व्यापार करते थे, और रेशम व्यापार के करने के अंतर्गत इनको ये देखा गया कि भैया इनको अत्यधिक मांग के बावजूद भी इनको जो है उचित दाम नहीं मिला, कम दाम मिलता था। ठीक है, ये भी एक टर्म है। मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के आने के बाद बागानों और खनन क्षेत्र में वृद्धि हुई। आदिवासियों से मजदूरों के रूप में कार्य कराया गया। यह इनका जो है यहाँ उनका अत्यधिक शोषण हुआ, जैसे कि इनको कम मजदूरी मिलती थी, पैतृक गांव लौटने की मनाही थी। चलो भैया, अंग्रेज आए, उन्होंने खनन और बागानों में काम शुरू किया, और वहाँ पर काम करने के लिए उन्होंने आदिवासी को आदिवासी पकड़ कर लाए और उनको वहाँ पर कहा तुम काम करो, मगर तुम लोग हमारे हिसाब से काम करोगे, अपने मनमर्जी काम नहीं करोगे। इन्होंने ऐसा कहा अंग्रेजों ने। और यहाँ के जो मजदूर हैं इनको पैतृक गांव, अपने गांव जाने की अनुमति नहीं थी, अपने और भी क्या चीज़ें हैं, कम मजदूरी इनको दी जाती थी, और गांव लौटने की अनुमति नहीं थी। अब इतना कुछ होता है, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, मजदूरों पर प्रभाव पड़ता है, व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, शोषणकारी नीति होती है, घुमंतु कृषकों को स्थायी कृषि के लिए जो है प्रताड़ित किया जाता है कि तुम स्थायी कृषि करो, और आदिवासी मुखियाओं का प्रशासनिक जो प्रशासन है, शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति जो है उसको छीन लिया जाता है। तो अब होता है विद्रोह। विद्रोह के अंतर्गत एक होता है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो ये चार तो बस हम लोग को लिखवा दिया गया है, और इसको अब एडवांस में ही देखा जाएगा। अभी इसके सन वगैरह अगर हम लोग याद भी कर लेते हैं तो हम लोग क्या ही याद कर लेंगे, भूल ही जाने वाले हैं। चलो, मेन जो है वो है मुंडा विद्रोह, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं, इसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा झारखंड में जन्मे हैं, और इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो होती है, वो कहाँ से होती है भैया, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अंग्रेज़ों के स्कूल में ही होती है। उस अंग्रेज़ों के स्कूल का कुछ स्पेशल सा कुछ नाम था, वो नाम अभी शायद आगे आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अंग्रेज़ों के स्कूल से ही कर दी, और वहाँ पर इनका जो प्रभाव है, ईसाइयों को देखकर ये बहुत प्रभावित होते हैं वहाँ पर, अपने जो स्कूल है। तो शुरुआत में ये ईसाई धर्म अपनाते हैं और बाद में ये हिंदू धर्म अपना लेते हैं। ये जो है शराब छोड़ने, स्वच्छता अपनाने और मान्यताओं को छोड़ने आदि के लिए आग्रह करते हैं। बाद में इन्होंने मिशनरियों व जमींदारों का विरोध किया। अच्छा, बिरसा मुंडा जो है मिशनरियों के स्कूल में रहते हैं, मिशनरी स्कूल्स थे उसमें इन्होंने पढ़ाई की थी, अभी मुझे याद आया। ठीक। तो मिशनरियों व जमींदारों का विरोध किया। 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की इन्होंने।
बिरसाइट धर्म आरंभ किया। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सर में बोला था कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बिरसाइट धर्म किसने आरंभ किया था, तो वो बिरसा मुंडा ने आरंभ किया था। चलो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनजातियों ने इन्हें धरती आबा कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जनजातियों ने इनको जो है धरती का अब्बा कह दिया, भैया आबा कह दिया, पिता कह दिया। उनके विद्रोह को महान उलगुलन कहा गया इनके विद्रोह को। सन 1900 में बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए। रांची के जेल में इनके हज से मृत्यु जाती है और धीरे धीरे मुंडा विद्रोह जो है वो धीमा पड़ने लगता है। इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ बताई जाती है आज, बंगाल व जमींदार के विषय में। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सन 1993 में लॉर्ड कार्नवालिस आते हैं बंगाल के, और ये जो है बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को आरंभ कर देते हैं। जमींदारों ने अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया। जमींदारी व्यवस्था में समस्या आने लगी। 75% जमींदार ने राजस्व न दिया। इनकी जमीनें नीलाम होने लगीं। इसी बीच कुछ धनी किसान अपनी स्थिति मजबूत करने लगे और इन किसानों को जोतदार कहा गया। खैर ये तो हो गया। मेरा मन कर रहा है ना कि मैं स्पेक्ट्रम उठा के एक बार रीडिंग लगा लेता हूँ बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। तो आप भी एक बार देख लो। बिरसा मुंडा विद्रोह बहुत लंबा इसमें लिखा हुआ है। चलो देखते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। चलो भाई, तो बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा सन 1890 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और रांची जिलों की मुंडा जनजातियों के आंदोलन के नेता के रूप में उभरा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को उलगुलन महान कोहालल कहा जाता था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक मुंडा राज स्थापित करना था। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के पहले चरण तक जारी रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रभुत्व के बाद आदिवासियों के सामाजिक रीति रिवाजों और भूमि संबंधी पारंपरिक तरीके काफ़ी प्रभावित हुए। जैसा कि ब्रिटिश नीतियों ने जमींदारों और काश्तकारों के नए वर्गों के साथ जमींदारी व्यवस्था की शुरू की थी। आदिवासियों को अब जमींदारों को लगान देने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ा और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता। लगान चुकाने का मतलब सूदखोर साहूकारों और अंततः कर्ज पर निर्भर होना था। मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी भूमि का अतिक्रमण करने वाले जमींदारों, जो उनका उत्पीड़न और प्रायः क्रूर बल का उपयोग करने के अलावा उनसे बेगार जबरन श्रम करवाते थे, का विरोध करते हुए विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। आदिवासियों ने विद्रोह को अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु अधिक दृढ़ बना लिया, जो बाद में हिंसक विद्रोह में बदल गया। दिसंबर सन 1899 में यह उन दिकुओं, जिनमें ईसाई मिशनरियों के साथ जमींदार, ठेकेदार, पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल थे, की ओर मुड़ गया, जिनसे वे अत्यधिक घृणा करते थे। बिरसा ने मिशनरियों के धर्मांतरण के कार्यकलापों को चुनौती देने के लिए अपना धार्मिक संप्रदाय बिरसाइट शुरू किया। बिरसाइट मैंने यहाँ पर लिखा था ना, बिरसाइट मैंने यहाँ पर कहीं लिखा था, मुझे याद है, बिरसाइट धर्म। ठीक है, तो बिरसाइट धर्म शुरू किया। उसने अपने अनुयायियों के लिए बिरसाइट धर्म शुरू किया और उसने अपने अनुयायियों से शराब को त्याग करने और जादू टोने और अन्य अंधविश्वासों पर विश्वास न करने के लिए कहा, जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा था, है ना, शराब वगैरह छोड़ने, स्वच्छता अपनाने, मान्यताएं, जादू टोना छोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को लिखवाया गया है। बिरसाइट ने आदिवासियों को यह समझाया कि उन पूर्वजों का एक स्वर्णिम युग था और उनसे अपने खोए हुए विश्वास को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। बिरसा राज के आदिवासियों के पास अपनी भूमि और जंगल होने थे। ये विचार सन 1899 से 1900 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बने। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन किया। 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाई।
गिरफ्तार किए गए विद्रोहियों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस प्रकार यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। चलो भैया, तो इसी के साथ आंदोलन खत्म होता है। आज की क्लास बहुत ऐसा कुछ खास नहीं रही। ये एक तरीके से देखा जाए तो मेंस का एक आंसर हम लोग को लिखवाया गया है, तो खास रहा इसमें बस एक बिरसा मुंडा विद्रोह, और बाकी चीज़ें तो हम लोग को एडवांस में चापना ही है। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में।